रामपुर एक सुंदर और प्यारा छोटा सा गांव, जहां सूरज की पहली किरण के निकलते ही सब लोग अपने अपने खेतों में खेती करने के लिए निकल जाया करते थे। हरा भरा गांव, जैसे वहां की माटी को वरदान मिला हो। हर साल वहां अच्छी खासी फसल हुआ करती है। वहां के लोग मिलनसार और बहुत भोले किस्म के हैं। पर कहते हैं ना, जहां अच्छाई होती है उसके साथ साथ बुराई भी वहां अपने कदम पसारने लगती है। यहाँ भी बिल्कुल वैसा था। जैसे यहाँ उपजाऊ हुई उपजाऊ जमीन थी, पर एक जमीन ऐसे भी थी जो बंजर और श्रापित थी। ना तो कोई इस जमीन पर जाता था, और जो गया ना तो वो वापस आता था। उस जमीन पर बस एक इमली का पेड़ था। वो भी उसी जमीन की तरह श्रापित था, जिसके चलते जिस जिस गांव वासियों ने उस जमीन पर कदम रखा, उसने अपनी मौत को गले लगाया। ऐसी घटनाओं के कारण अब उस जमीन को मनहूस और श्रापित मानकर लोग उसके आसपास भटकने से भी दरकते हैं। गांव वालों ने उस जमीन के पास एक बोर्ड लगवा दिया था। उस पर लिखवा दिया था, यह जमीन श्रापित है, यहाँ आना वर्जित है। सूरज के ढलने सूरज के ढलने के बाद इस रास्ते से जाना खतरे से खाली नहीं है। यह जमीन गांव की सीमा से थोड़ी दूर पर थी। अगर कहा जाए तो जिसे भी गांव से बाहर जाना हो, उसे उस रास्ते से होकर जाना पड़ता था। गांव से बाहर आने जाने वाले हर व्यक्ति को वहां से गुजरना ही पड़ता था। गांव के सरपंच मोहनदास जी ने पंचायत की बैठक में कई बार उस खूनी जमीन के विषय में सुझाव अथवा उस जमीन का हल निकालने की चर्चा की और अन्य सदस्यों एवं गांव वासियों से उनके विचार पूछे। रामपुर गांव वासियों का पंचायत से कहना था, क्यों ना गांव की सीमा को घटाकर उस खूनी जमीन को गांव से बाहर कर जंगल के रास्ते से शहर जाने के लिए नई सड़क का निर्माण किया जाए। पंचायत के सदस्यों और सरपंच मोहनदास जी ने गांव वासियों से कहा, आप लोगों का विचार और सुझाव सही है, और जंगल के रास्ते से शहर जाने की सड़क का निर्माण करने में काफी खर्च लगेगा, और यह प्रस्ताव हमने भी कलेक्टर साहब के समक्ष रखा है। उनका कहना है, सड़क के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने में काफी समय लग सकता है, और वो रास्ता शहर जाने के लिए काफी लंबा पड़ेगा। उनकी बातों से हम सहमत हैं। फिर भी इस प्रस्ताव पर हम लोग विचार करेंगे, कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। हाल फिलहाल जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। बस ये याद रखिए, कोई भी उस जमीन के पास ना जाए, और अंधेरा होने से पहले गांव वापस आकर अपने अपने में रहे, और रात को उस जमीन के पास जाने की गलती ना करे जब तक उस जमीन का कोई हल नहीं निकल पाता। इतना कहते हुए बैठक खत्म की, और पंचायत के सभी सदस्य और गांव वाले अपने अपने काम पर चले गए। सरपंच जी जा ही रहे थे कि उतने में ही उनका फोन बजा। उनके बेटे विनय का फोन था। विनय बोला, हेलो पिताजी, कैसे हो आप? पिताजी बोले, अच्छे हैं बेटा, तुम बताओ शहर का क्या हाल चल रहा है? तुम्हारी अम्मा कह रही थी तुम्हारी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी हो गई है। विनय बोला, हाँ बाबूजी, मेरी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी हो गई है, प्रैक्टिस चल रही है। हम गांव गांव जाकर लोगों का मुफ्त में इलाज करते हैं। बाबूजी बोले, अरे वाह बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा काम कर रहे हो तुम लोग, ऐसा ही अच्छे काम करते रहो। मैंने इसी आशा से तुम्हें शहर डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए भेजा था। जीते रहो बेटा, खूब अच्छा काम करो। विनय बोला, जी बाबूजी, आपके आशीर्वाद से ही तो हमें हिम्मत मिलती है। बाबूजी, एक खुशी की बात है, इस बार हम लोगों ने मुफ्त में इलाज करने के लिए अपने गांव रामपुर को चुना है, और मैं और मेरी डॉक्टरों की टीम 2 दिन बाद रामपुर गांव आने वाले हैं। सभी गांव वालों का इलाज बिल्कुल मुफ्त करेंगे। बाबूजी बोले, ये क्या बोल रहे हो बेटा?
तुम्हें इस गांव में वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो पता है उस खूनी जमीन के बारे में। उसके चलते ही तो हमने तुमको 5 साल की उम्र में ही शहर भेज दिया था, तुम्हारे मामा जी के पास। तुम्हें यहाँ वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा कोई गांव चुन लो मुफ्त इलाज करने के लिए। विनय बोला, क्या बाबूजी, आप आज भी इस जमीन के खौफ में जी रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं और मेरी टीम 2 दिन बाद रामपुर गांव आ रहे हैं। इतना कहते ही विनय फोन काट देता है और सरपंच जी विनय को हेलो हेलो करते रह जाते हैं। हेलो हेलो, विनय बेटा सुन रहे हो? लगता है विनय ने फोन काट दिया। विनय की बातें सुनने के बाद सरपंच जी का चेहरा उतर जाता है और वो हड़बड़ी में घर के लिए निकल जाते हैं और अपनी धर्म पत्नी लक्ष्मी से कहते हैं, सुनती हो विनय की अम्मा, तुम्हारा बेटा विनय 2 दिन बाद वापस गांव आ रहा है, गांव के लोगों का मुफ्त में इलाज करने। मैंने उसे मना किया, फिर भी वो आ रहा है। मैं उसे डांट लगाता उससे पहले ही उसने फोन काट दिया। लक्ष्मी ने कहा, ये क्या कह रहे हो? विनय के बाबूजी, विनय यहाँ क्यों आ रहा है? उस खूनी शराबी जमीन के कारण हमने विनय को इस गांव से दूर रखा था, और विनय है कि फिर इस गांव में आ रहा है। विनय को यहाँ नहीं आना चाहिए। उस रात में घटी घटना के बाद से मेरा जी घबराता है, कहीं विनय के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। नहीं नहीं, विनय को कुछ भी करके आप यहाँ आने से रोकिए। विनय के बाबूजी विनय को गांव आने से रोकने के लिए फोन मिलाते हैं, पर विनय का फोन नहीं मिलता। तो सरपंच जी अपनी धर्म पत्नी लक्ष्मी जी से कहते हैं, विनय को मैंने कई बार फोन मिलाया पर उसका फोन ही नहीं मिल पा रहा है। लगता है विनय ने फोन बंद कर रखा है। 2 दिन बाद विनय और उसकी टीम रामपुर आने के लिए अपना सारा सेटअप बोरिया बिस्तरा लेकर निकल पड़ते हैं। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद वो लोग रामपुर गांव की सीमा पर पहुंच जाते हैं। पतली सकरी सड़क की वजह से उनकी ट्रैवलर बस गांव के अंदर तक ले जाने में कठिनाई हो रही थी, तो उन लोगों ने अपनी बस को हाईवे के पास सड़क के किनारे पर ही खड़ा करवा दिया और सब एक एक करके अपनी अपनी बैग लेकर पैदल ही गांव की तरफ जाने लगे। विनय के साथ जो टीम आई थी उसमें 4 डॉक्टर और 2 नर्स थी। डॉक्टर रिद्धिमा, डॉक्टर सरोज, डॉक्टर संजय और चौथा डॉक्टर खुद विनय जो सरपंच का बेटा है, और नर्स शीतल और कविता। डॉक्टर रिद्धिमा ने विनय से कहा, विनय तुम्हारा गांव तो बहुत सुंदर है, फिर क्यों तुम्हारे बाबूजी हमें यहाँ आने से रोक रहे थे? डॉक्टर रिद्धिमा के विनोद से सवाल पूछते ही बाकी डॉक्टरों ने भी विनोद से पूछा, हाँ विनय, ऐसे क्या बात है जो तुम्हारे बाबूजी हमें यहाँ आने से रोक रहे थे? विनय ने कहा, कुछ नहीं यार, एक जमीन है जो कई सालों से बंजर पड़ी है, जिसके बारे में अफवाह है कि वो जमीन खूनी जमीन है। वहां जो भी अपने कदम रखता है वो अपनी जान से हाथ धो देता है। उस जमीन के डर के कारण ही तो बाबूजी ने मुझे इस गांव से दूर रखा है। उन्हें लगता है मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। रिद्धिमा पूछती है, विनय आखिर इस जमीन पर ऐसा क्या हुआ था जो यहाँ के लोग वहां पांव रखने से भी डरते हैं? विनय ने कहा, रिद्धिमा मेरी माँ, अब गांव के अंदर भी चलोगी कि यही शाम करवा दोगी? सूरज ढलने के बाद गांव में आना जाना मना है, फिर भी तुम्हारे सवाल अगर कुछ बाकी रह गए हों तो चलो, वो खूनी जमीन रास्ते पर ही पड़ती है, तुम्हें वहां छोड़ देता हूं, जांच पड़ताल कर लेना। रिद्धिमा बोली, नहीं नहीं विनय, वैसे भी मुझे ऐसी जगहों से डर लगता है। उसी डर के मारे ही तो मैं तुमसे उस जमीन के बारे में पूछ रही थी कि उतने में ही डॉक्टर संजय रिद्धिमा के पीछे से आह करके चिल्लाता है। रिद्धिमा बहुत डर जाती है और संजय से कहती है, संजय यार, तुमने तो मेरी जान हलक तक ला दी। इसके बाद प्लीज ऐसा मत करना, मुझे बहुत डर लगता है। फिर सब हंसी मजाक करते हुए गांव के अंदर जाने वाले रास्ते पर चल देते हैं। थोड़ा सा चलने के बाद
विनय रिद्धिमा से कहता है, वो देखो, वो है खूनी जमीन जिसके बारे में गांव वालों ने अपने मन में डर बसा रखा है। जैसे सब लोगों की नजर उस खूनी जमीन पर पड़ी, सब एकटक उस जमीन को देखते ही रह गए। जैसे वो जमीन उन्हें अपनी तरफ आने के लिए आकर्षित कर रही थी कि उतने में वहां सरपंच जी आ गए और विनय को आवाज दी, विनय बेटा, विनय। विनय की नजर उस जमीन पर टिक गई थी। सरपंच जी ने विनय को हाथ लगाकर आवाज दी, विनय। विनय झटके से अपने बाबूजी को देखकर बोला, प्रणाम बाबूजी। बाबूजी विनय से बोले, विनय, तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना, तो क्यों आए यहाँ? अपने सब बाकी साथियों की जान को भी खतरे में डाल दिया तुमने। अब यहाँ से जल्दी चलो तुम सब लोग गांव के अंदर, और इसके बाद उस खूनी जमीन के आसपास भी मत आना, और यहाँ ज्यादा देर तक रुकना सही नहीं है। जल्दी करो, सब मेरे साथ चलो। सब लोग सरपंच जी के साथ गांव की तरफ चल पड़े, पर विनय की नजरें पलट पलट कर उस खूनी जमीन को निहार रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसका उस जमीन से कोई पुराना नाता है। वो जमीन उसे अपने पास बुला रही थी, जैसे वहां कोई उसका अपना रहता हो। विनय का उस खूनी जमीन से ऐसा क्या नाता था जो उसके गांव में पांव रखते ही उसका पूरा ध्यान, उसकी नजरें उस जमीन पर टिक गई थी। मित्रों, ये अगले भाग में